हाँ जी, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। YouTube पर आपको अब नियमित रूप से निःशुल्क कक्षाएं आपको देखने को मिलेगी। गणित विषय जो किसी भी कंपटीशन के अंदर आता है उस तरह का मैथ आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे YouTube चैनल का नाम है जीसीआई भादरा। जी हाँ दोस्तों, जीसीआई भादरा के नाम से हमारा YouTube चैनल है। तो आप लोग, निवेदन है आपसे कि आप हमारे चैनल का लिंक जो है वो आप लोग शेयर भी करें और निरंतर रूप से आपको मैथ की क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, हम आज गणित के बहुत ही साधारण से टॉपिक से हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं और पहला ही जो टॉपिक है वो हमारा है संख्या पद्धति। क्या टॉपिक है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी आज हम इस एपिसोड में, इस क्लास के अंदर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए डिजिट का। किसका ध्यान होना चाहिए? डिजिट का। डिजिट बोले तो अंक, डिजिट बोले तो अंक। अंकों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब गणित में कितने अंक होते हैं? 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। कितने होते हैं? 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ऐसा सगड़ा मिला के कितना हो गया? 10 हो गया। यह जो की संख्या है 10, इन्हीं को बोलते हैं हम डिजिट। इनको क्या बोलते हैं हम? डिजिट बोलते हैं। और जब 2 या 2 से ज्यादा डिजिट आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगी? संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी? संख्या बन जाएगी। और इसी संख्या पद्धति के बारे में हमें थोड़ा पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। इसके बारे में पढ़ते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। आ जाइए सब, सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या जिसको अंग्रेजी में बोले तो नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल। नेचुरल का हमने n चुरा लिया। नेचुरल का हमने क्या चुरा लिया? n चुरा लिया। तो प्राकृत संख्या को किसके द्वारा डिनोट करते हैं? कैपिटल N के द्वारा। अब जो अपने गिनती की संख्या होती है, कहां से शुरू करते हैं गिनती? बच्चों को पढ़ाते हैं तो कहां से शुरू करते हैं? 1 से। ये जो गिनती की संख्याएं होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलती रहेगी। और इन्हीं संख्याओं को क्या बोलते हैं हम? प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। जो गिनती की संख्या होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। और किसके द्वारा डिनोट करते हैं? कैपिटल N। N बोले तो नेचुरल नंबर। ठीक है भाई। प्राकृत संख्या के बाद में आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। होल यानी W से शुरू होता है, तो होल नंबर का हमने W चुरा लिया। तो पूर्ण संख्या को किसके द्वारा दर्शाएंगे? कैपिटल W के द्वारा दर्शाएंगे। अब ये जो की प्राकृत संख्या आप लिखी, इनमें 0 भी आप शामिल कर लिया। 0 शामिल कर लियो, बाकी सेम की सेम उतार दी, तो ये क्या हो जाएगी? आप पूर्ण हो गई। क्या हो गई? 0 मिलाते क्या बन गई? पूर्ण। क्या हो गई? पूर्ण हो गई। तो पूर्ण संख्याओं में 0 भी शामिल होता है। यानी कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में अगर हम 0 भी शामिल कर देंगे तो हमारा समुच्चय कैसा बन जाएगा? संग्रह कैसा बन जाएगा? सेट कैसा बन जाएगा? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय या संग्रह बन जाएगा। ठीक है भाई। और ध्यान में रखना, इसको दर्शाते हैं हम कैपिटल W के द्वारा। किसके द्वारा? कैपिटल W। और ये भी क्या? डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। कहां तक चलता रहेगा? अनंत तक। अनंत की कोई सीमा नहीं। अनंत की कोई सीमा नहीं है। अनंत को बोलते हैं हम अपरिभाषित। क्या बोलते हैं भाई? अपरिभाषित यानी जिसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती। तो अनंत क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबसे बड़ी संख्या से भी बड़ी है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबसे बड़ी संख्या से भी बड़ी है। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? आप ये तो ज्ञात नहीं कर सकते भाई। सबसे बड़ी संख्या और फिर उससे भी बड़ी संख्या, तो उसको तो हम ज्ञात नहीं कर सकते।
तो ऐसे ज्ञात ही नहीं कर सकते तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी, अनंत, अपरिभाषित या अनडिफाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं। तो ये जो समुच्चय होते हैं या संग्रह जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अपरिमित। कैसे होते हैं भाई, अपरिमित। कैसे होते हैं, अपरिमित, यानी कि सारी संख्याएं हम नहीं लिख सकते, सारी संख्याएं हम नहीं लिख सकते। अब देखो भाई इसमें अगला जो है वो आता है हमारा पूर्णांक। क्या आता है, पूर्णांक। अब देखो दोनों अलग अलग है, एक तो यहाँ तो है पूर्ण, क्या है पूर्ण, और यहाँ क्या है पूर्णांक। यहाँ क्या है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक में देखो माइनस वाली भी और शामिल कर लेंगे हम। कौन सी शामिल कर लेंगे, माइनस वाली, ऐसे कि -1, -2, -3, -4, -5 है। ई में शामिल कर ली पूर्ण नारी में, पूर्ण नारी में माइनस आरी शामिल कर लिया तो के बन जाओगा बड़ो पूर्णांक। क्या बन जाएगा, पूर्णांक। तो देखो 0, +-1, +-2, +-3, +-4। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं इनको हम क्या बोलते हैं भाई, पूर्णांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पूर्णांक बोला जाता है। ध्यान में रखना, माइनस वाले भी शामिल कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्णांकों का समुच्चय। अच्छा, पूर्णांक को हम बोलते हैं इंग्लिश में INTEGER। क्या बोलते हैं, इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो पूर्णांकों में बोलते हैं इंटीजर, और इंटीजर का ले लिया हमने आई। क्या ले लिया, आई चुरा लिया। तो आई चुरा लिया तो आई पूर्णांकों के समुच्चय को हम किसके द्वारा दर्शाएंगे, कैपिटल आई। कैपिटल आई। अच्छा, इसको कैपिटल जेड के द्वारा भी दर्शाया जाता है, याद रखना, पूर्णांक को कैपिटल जेड के द्वारा भी दर्शाया जाता है। अब ये कहां से चुराया भाई, जेड। जेड जो है वो ग्रीक भाषा के जेहेलन से बना है। कुछ ऐसा सा लिखा जाता है, जेहेलन। इसका मतलब भी संख्या से है। जेलन का मतलब ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका हम चुरा लेते हैं जेड। क्या चुरा लेते हैं, कैपिटल जेड को चुरा लेते हैं। तो पूर्णांक जो है, पूर्णांक उसको हम आई के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। बोलो किसके द्वारा दर्शा सकते हैं, आई के द्वारा भी दर्शा सकते हैं, और किसके द्वारा दर्शा सकते हैं, कैपिटल जेड के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। अब एक अपने को पढ़नी होती है नंबर लाइन। क्या पढ़नी होती है भी, नंबर लाइन, यानी कि संख्या रेखा। क्या पढ़नी होती है, संख्या रेखा, या इसको बोलते हैं वास्तविक रेखा। क्या बोलते हैं, वास्तविक रेखा, जो वास्तव में है, ये मतलब होता है इसका, वास्तविक रेखा। हाँ भाई, क्या मतलब होता है वास्तविक रेखा, मतलब जो वास्तव में है। अब इसके दो भाग कर लेते हैं, यहां से इसको काट दिया, दो भाग कर लिया, और बीच में लिख दिया 0। बीच में क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। 0 के इस तरफ प्लस अनंत, और इधर लिख देते हैं माइनस अनंत। क्या लिख देते हैं भाई, माइनस का अनंत। माइनस अनंत क्यों लिखा, इधर वाली हम क्या कर देंगे, माइनस वाली संख्या लिख देंगे, और इधर वाली हम क्या लिख देंगे, प्लस वाली संख्या लिख देंगे। तो लिख दो, 8 लिख दियो 1, 8 लिख दियो 2, 8 लिख दियो 3, 8 लिख दियो 4, डॉट 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 डॉट, और इला पासे लिख दियो -1, -2, -3, -4, डॉट डॉट डाट 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 डाट, ऐसे लिख दे। ठीक है, डाट डाट का, डॉट डॉट का मतलब डाट 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 रोकनी है, ठीक है। और इसका मतलब है आगे चलती रहेगी, आगे चलती रहेगी, कहां तक, माइनस अनंत। और माइनस अनंत भी क्या है, अनडिफाइंड, अपरिभाषित है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। चलो परिभाषा देके देखते हैं। इसकी परिभाषा है, वह छोटी से छोटी संख्या जो सबसे बड़ी, सबसे छोटी संख्या से भी छोटी है। दोबारा सुनो क्या बोला मैंने, वह छोटी से छोटी संख्या जो सबसे छोटी संख्या से भी छोटी है। तो पहले तो सबसे छोटी संख्या निकालो,
फिर उससे छोटी संख्या निकालो। ये संभव है? संभव नहीं है, यानी इस तरह की परिभाषा नहीं दी जा सकती, तो परिभाषित नहीं है। कितनी भी छोटी संख्या हो सकती है, जैसे कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है। तो भाई इसके ऊपर हम पूर्णांक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पूर्णांक लिखते हैं। इल्ला पासा प्लस आ रहा और इल्ला पासा माइनस आ रहा, यह ध्यान में रखना है। इल्ला पासा तो रखना है प्लस आ रहा और इल्ला पासा रखना है माइनस का, और बीच में जीरो। बीच में क्या आएगा? जीरो। अब देखो आगे बीच में भी बहुत सी संख्या है, 28। देखो माइनस की छोटी छोटी घड़ी संख्या 28। इल्ला पासा भी बहुत सारी संख्या है, छोटी छोटी बहुत सारी संख्याएं है ना। तो अनंत संख्याएं और है इनके बीच में, 1 और 2 के बीच में भी अनंत संख्याएं हैं। सारी हम नहीं लिख सकते। तो माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच में ये जितनी भी संख्याएं आएंगी, चाहे वो जीरो हो, चाहे वो प्लस वाली हो, चाहे वो माइनस वाली हो, चाहे वो भिन्न हो, चाहे वो प्रीमेय हो, चाहे वो अप्रीमेय हो, कोई भी संख्या होगी, ये सभी की सभी संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक। क्या कहलाती है? वास्तविक। इसलिए इसको बोलते हैं क्या? वास्तविक रेखा। क्या बोलते हैं? वास्तविक रेखा बोलते हैं। चलिए, इतना ज्ञान बहुत है। अगला देखिए हमारा क्या हो गया? एक तो हो गया प्राकृत। प्राकृत बोले तो नेचुरल, नेचुरल का चुरा लिया कैपिटल एन। दूसरा बोले तो पूर्ण, पूर्ण को बोलते हैं होल नंबर, इसका चुरा लिया डब्लू। क्या चुरा लिया? डब्लू। और तीसरा बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। क्या बोलते हैं भाई? पूर्णांक। पूर्णांक को इंटीजर का आई ले लिया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम परिमेय संख्या की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। एक तो होती है परिमेय और एक होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय। इन दो संख्याओं के बारे में हमें थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। अब पहले बात करते हैं परिमेय की। परिमेय किसको बोला जाता है? जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है और q जीरो नहीं हो, यानी नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है और नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? परिमेय। तो अपरिमेय की परिभाषा उल्टी होगी। जिसको 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 p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिसको p बटा q के रूप में लिखा नहीं जा सकता, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? f। अब इन दोनों की छंटनी कैसे करेंगे, इन दोनों में अंतर कैसे समझेंगे? तो इनकी कुछ विशेषताएं होती है और जानते हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या होती है, ठीक है। तो नीचे वाला साफ कर देते हैं एक बार। क्या है? अपरिमेय को हटा देते हैं। पहले क्या समझ लेते हैं? परिमेय। क्या समझ लेते हैं भाई? परिमेय समझ लेते हैं। अब देखो मित्रों, परिमेय की परिभाषा क्या है? जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसको हम बोले तो क्या बोलते हैं? परिमेय। और नीचे वाली जीरो नहीं होनी चाहिए। अब इनकी दो विशेषताएं होती है। कौन कौन सी है? एक तो इनका जो दशमलव प्रसार होता है, क्या होता है? दशमलव प्रसार। क्या बोले तो? दशमलव प्रसार। वो होता है शांत होता है। कैसा होता है भाई? शांति प्रिय होता है। कैसा होता है? शांत हो जाता है, ज्यादा लफड़ा नहीं करता। दूसरा है कि अगर दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्या होगा भाई? दशमलव प्रसार क्या होगा भाई? अशांत। तो अशांत होने के साथ साथ वो क्या होगा? आवर्ती होगा। क्या होगा? आवर्ती होगा। क्या होगा भाई? आवर्ती होगा। अब इन दोनों को हम समझते हैं विस्तार से कि शांत का मतलब क्या है और अशांत आवर्ती का मतलब क्या है। शांत का मतलब शांति प्रिय, हाँ जी, शांत का प्रिय मतलब शांति प्रिय।
इतना ही होगा क्या? नहीं नहीं है, कम आता है चलाना, पहली बार यूज किया है। चलिए देखिए, P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मैं अगर 1 में 4 का भाग दूं, दोस्तों 1 में 4 का भाग दे तो क्या आएगा? 1 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.25, 0.25 क्या आएगा भाई? 0.25 आएगा। 1 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.25 आएगा। अब देखो ये दशमलव है, दशमलव के बाद में कितने अंक आए? 2 ही अंक आए और आगे भाग नहीं गया, मतलब दशमलव के बाद में क्या हो गई? ये शांत हो गई। दशमलव के बाद में क्या हो गई? शांत हो गई। आगे इसमें भाग नहीं जा रहा है, आगे भाग नहीं जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं शांति प्रिय। शांत है, ये क्या है? शांत है। क्या है भाई? शांत है। अगर हम 1 में 3 का भाग दें तो इसका मान आता है 0.33333333333333 ऐसे चलता रहेगा। डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही है? इसमें 3 की आवृत्ति हो रही है। क्या हो रही है भाई? 3 की आवृत्ति हो रही है। तो जिसकी आवृत्ति हो रही है उसके ऊपर यहाँ डंडों से लगा दे। इस डंडे को बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार, इंग्लिश वाला बार। बार का मतलब बार बार आ रही, बार का मतलब बार बार आ रही, यानी जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है उसके ऊपर ये साइन लगाते हैं। इसको इंग्लिश का बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार। और हिंदी का बार बार, हिंदी का बार बार, है ना? ऐसे याद रख लेना इसको। तो यहां पर क्या हो रहा है? एक तो ये अशांत है। क्या है? अशांत है, रुक नहीं रही है, लगातार भाग जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। और दूसरा क्या लफड़ा इसमें? दूसरा लफड़ा ये है कि पुनरावृत्ति हो रही है या आवृत्ति हो रही है। क्या हो रही है भाई? पुनरावृत्ति। क्या हो रही है? पुनरावृत्ति। तो आपको ये 2 विशेषताएं इसकी याद रखनी के हैं। जो प्रिम्य संख्या होती है उनका दशमलव प्रसार या तो क्या होगा? शांत होगा। अगर शांत नहीं है तो कैसा होगा? अशांत आवृत्ति होगा, यानी 1 अंक की या 2 अंक की या 3 अंक की या 4 अंक की या 5 अंक की क्या होगी? आवृत्ति होगी। ये 2 विशेषताएं होती है। अब बात करते हैं अप्रिमेय की। किसकी बात करते हैं? अप्रिमेय। अप्रिमेय वो होती है जिसको P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। के रूप में नहीं 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 लिखा जा सकता। उसको हम क्या बोलते हैं? अप्रिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अप्रिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं? अप्रिमेय संख्या बोलते हैं। अच्छा, इनका जो दशमलव प्रसार होता है ना, क्या होता है? दशमलव प्रसार बड़ा खतरनाक होता है। दशमलव प्रसार, इनका जो दशमलव प्रसार होता है, एक तो अशांत होता है। क्या होता है? अशांत। शांति प्रिय नहीं होता, मतलब रुकता ही नहीं है, चलता रहेगा चलता रहेगा, डॉट 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 करते रहो, चाहिए नहीं रुकेगा। और दूसरा क्या होगा? अन्नावर्ती। क्या होगा? अन्ना हजारे, अन्नावर्ती। क्या होगा? अन्ना हजारे। क्या होगा? अन्नावर्ती। अन्नावर्ती यानी कि कोई भी पैटर्न नहीं बढ़ेगा दशमलव प्रसार के अंदर। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, न तो 1 अंक की पुनरावृत्ति होगी, न 2 अंक की पुनरावृत्ति होगी, न 3 अंक की पुनरावृत्ति होगी। चलता रहेगा। क्या रहेगा? चलता रहेगा, बिना किसी आवृत्ति के, बिना किसी दोहराव के, बिना किसी पैटर्न के ये संख्याएं चलती रहेगी। अच्छा, प्रिम्य वाला तो मैंने उदाहरण दे दिया भाई। 1/4, 1/3 ये संख्याएं कौन सी है? प्रिम्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों मित्रों, 2 नंबर पेज ले लेते हैं। अप्रिमेय के उदाहरण देखते हैं कौन सी होती है। अप्रिमेय। अच्छा, अप्रिमेय में हमने क्या लिखा? इनका दशमलव प्रसार कैसा होता है भाई? अशांत। कैसा होता है? अशांत। और अन्नावर्ती। क्या होता है? अन्नावर्ती। अन्नावर्ती होता है।
एक आपने छोटी कक्षाओं के अंदर नाम सुना होगा, ये क्या है, ये इस प्रकार से इसको बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं? पाई, पी आई पी आई पी आई, पाई, चार पाई नहीं, पाई है ना, पाई। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है भाई? अपना भाषा का नहीं, ये नई अंग्रेजी भाषा का है। पाई ग्रीक भाषा का शब्द है। और पाई होता क्या है, चलिए इस पर भी प्रयोग करते हैं। शेप निकालते हैं पहले। क्या निकालते हैं? शेप निकालते हैं। वो ये क्या है, ये आ गया अपना क्या, वृत्त बना लेते हैं। एक तो छोटा सा वृत्त बना लिया, फिर एक इससे बड़ा बना लिया, फिर एक इससे बड़ा बना लिया। ठीक है भाई, ये हमारे पास 3 वृत्त है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम वृत्त की परिधि। इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि, है ना। परिधि मान लेते हैं इसकी C1 है। ये जो परिधि है वो क्या मान लिया हमने? C1 मान लिया। और इसकी जो क्या बोलते हैं, व्यास, क्या बोलते हैं? व्यास, व्यास, व्यास मान लिया इसका D1। व्यास क्या मान लिया हमने? D1। परिधि तो क्या मान ली हमने? बोलो क्या मान ली? C1 मान ली, सर्कम। और डायमीटर क्या मान लिया हमने? D1 मान लिया। व्यास हमने D1 मान लिया। अब देखो ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, इसकी परिधि भी बड़ी है भाई, इसकी परिधि भी बड़ी है। इसकी परिधि को मान लिया मैंने C2। क्या मान लिया भाई? C2 मान लिया। अच्छा, इसका व्यास भी बड़ा है और व्यास मान लिया मैंने D2। क्या मान लिया? D2, D2। और ये इससे भी बड़ा है भाई, इसकी परिधि मान ली C3। क्या मान ली? C3। और इसका व्यास मान लिया D3। अब पाई क्या होता है? पाई बोलते हैं वृत्त की परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देखो यहां पर पाई क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और पाई किसके बराबर होता है? वृत्त की परिधि, परिधि बटा में व्यास। वृत्त की परिधि बटा में व्यास को हम क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। अब देखो यहां परिधि क्या है? C1। यहां डायमीटर क्या है? D1। इधर क्या है? C2 डायमीटर है, D2। इधर है C3 और इधर है D3। ठीक है भाई। अब ये तीनों होंगे बराबर। क्या होंगे? बराबर। ये अनुपात कोई भी आप वृत्त ले लीजिए, चाहे वृत्त छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कितना भी बड़ा वृत्त हो चाहे कितना भी छोटा वृत्त हो, परिधि और व्यास का अनुपात हमेशा क्या आता है? कांस्टेंट वैल्यू आती है। क्या आती है? कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो पाई क्या है? अचर। पाई क्या? अचर है, यानी जिसका मान नहीं बदलता है। किसी भी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात हमेशा क्या रहता है? अचर। अच्छा, इसका मान लगभग बराबर होता है 3.14। 3.14। और इसके बाद में वही अशांत अनावर्ती संख्याएं आएगी। इसके बाद में क्या आएगी? अशांत, अशांत आएगी। और साथ में क्या आएगी? अनावर्ती। क्या आएगी भाई? अनावर्ती। कोई विशेष प्रकार का पैटर्न इसमें बनने वाला नहीं है। किसी विशेष प्रकार का पैटर्न इसमें बनने वाला नहीं है। क्या आएगी? अनावर्ती आएगी। ठीक है भाई। अब देखो एक हमारा आता है 22/7। क्या था भाई? 22/7। इसका मान 3.14285 समथिंग होता है, कुछ होता है। 22 में 7 का भाग देके देख लेंगे कितना आएगा। अब देखो पाई का मान दशमलव के 2 स्थानों तक और 22/7 का मान दशमलव के 2 स्थानों तक सेम 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 है, एक जैसा है। तो हम क्या कर लेते हैं, कई बार जब हम कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो गणना को आसान बनाने के लिए हमें दे दिया जाता है कि पाई का मान 22/7 लीजिए। अगर वो कहे कि लीजिए तो ही लेना है, अन्यथा नहीं लेना है। ठीक है भाई। तो हम पाई बराबर लिख देते हैं कई बार 22/7, जो कि सही नहीं है, क्योंकि 22/7 पाई का मान नहीं है, क्योंकि पाई तो अप्रिमेय है।
क्या है भाई, अपरिमेय, अपरिमेय है। जबकि 22/7 क्या है, परिमेय है। 22/7 क्या है भाई, परिमेय है। इसलिए हम गणना को सुविधाजनक बनाने के लिए, गणना को आसान बनाने के लिए हम कई बार पाई का मान क्या लिख लेते हैं, 22/7 लिख लेते हो। तो ये ध्यान में रखना, अगर कहीं पर भी कोई क्वेश्चन बन जाए, ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय होगी और कौन सी संख्या अपरिमेय होगी, और वहां पर पाई और 22/7 दोनों दिए गए हो, तो हम याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि भाई पाई तो परिमेय संख्या है और 22/7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना। अच्छा, और कौन कौन सी संख्याएं होती है जो कि अपरिमेय होती है? जो अभाज्य संख्या होती है ना, अभाज्य संख्या, अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो। अब देखिए, 2 है, 2 में 2 को भाग जाओगे और 2 में 1 को भाग जाओगे, 2 में 2 को भाग जाओगे और 2 में 1 को भाग, 2 में 2 का जाता है, इसका मतलब स्वयं का भाग जाता है, स्वयं यानी सेल्फ का भाग जाता है, और 2 में 1 का भाग जाता है, यानी 1 का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है। 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। अच्छा, 3 की बात करें तो 3 में 3 का जाता है, 3 में 1 का जाता है, यानी 3 में स्वयं का जाता है और 3 में 1 का जाता है। इसके अलावा 3 में किसी संख्या का भाग नहीं जाता, भाग जाता है लेकिन पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। इसलिए 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, और 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। वो अगली संख्या जो क्या होगी, 5, क्या होगी, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में क्या होगी, 11, क्योंकि 11 में 11 का जाता है और 1 का जाता है, तो 11 भी अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से आगे 13 क्या आएगी, 13 है, 17 है ना, 23 है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं है, 19 भी है इसमें बीच में। तो ये प्रकार की जो संख्याएं होती है वो कौन सी होती है, भाज्य संख्या, जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। अभाज्य है तो हटा दे तो क्या बन गया, भाज्य। क्या बन गया भाई, भाज्य। तो भाज्य कौन सी होगी, जिसमें 1 का भी जाता हो, जिसमें स्वयं का भी जाता हो और इनके अलावा भी और बहुत सारी संख्याओं का भाग जाता है। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य। जी हाँ, मान लो 10 है, तो 10 में 10 का तो भाग जाएगा, यानी स्वयं का भाग जाएगा, और 10 में 1 को भी भाग जासी, 1 को भी भाग जासी, 10 में 5 को भी भाग जाओ और 10 में 2 को भी भाग जाओ, यानी स्वयं और 1 के अलावा भी अन्य संख्याओं का भाग जाता है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। जैसे 45 ले लिया, कुछ भी ले लो, 45 ले लिया, तो 45 में 45 का तो जाता है, 45 में और किसका जाता है, 1 का भी जाता है। 15 की 45 होता है, तो 45 में 15 का भी जाता है, 45 में 3 का भी जाता है ना। तो ये बहुत सारी संख्याएं हैं भाज्य। जिस प्रकार से भाज्य संख्याएं अनंत होती है, अभाज्य संख्या भी क्या होती है, अनंत संख्याएं होती है। सारी हमें याद नहीं रखनी, हमें ये याद रखना है इनकी परिभाषा है कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, और भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनमें एक और स्वयं के अलावा भी बहुत सारी संख्याओं का भाग जाता है। ठीक है भाई। अब हमने टॉपिक तो शुरू किया था अपरिमेय का, वापिस कहां जाते हैं, अपरिमेय का। अब देखो, जो अभाज्य संख्या होती है उसका ले लेते हैं हम वर्गमूल। क्या ले लेते हैं भाई, वर्गमूल ले लेते हैं। ये ले लिया वर्गमूल। अभाज्य संख्या क्या ले लिया हमने, वर्गमूल ले लिया। अच्छा, इधर भी ले लो, 2 का ले लो, 3 का भी ले लो, 5 का भी ले लो, 7 का भी ले लो, 11 का भी ले लो, 13 का भी ले लो। जो अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल होते हैं वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक तो आप पाई होगी, क्या होगी, पाई, और बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है, जितनी भी क्या है अभाज्य संख्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इनके अगर हम वर्गमूल लेंगे तो वो क्या आएंगे, हमारे अभाज्य संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या आएगी। क्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी।
अब देखो इसमें आज की 2 है ना, 2 आज की 2 है, आगे अंग सारा तुलना करो, और तुलना करने पर हमें क्या पता चलता है कि आज की 2 है ना, या तो है सम, आ तो है सम, और बाकी क्या है, बोलो बाकी क्या है भाई, विषम। 2 तो है सम और बाकी क्या है, विषम। तो याद रखना है कि 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है, 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है, 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है, 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य भी है, जो कि सम होने के साथ साथ कैसी है, अभाज्य भी। यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है, तो वो कौन सी होती है, 2 होती है। कौन सी होती है, 2। और बाकी जितनी भी संख्याएं देख लो, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 19 है ना, ये सब संख्याएं क्या होंगी, विषम होंगी। कैसी होंगी, विषम होंगी। 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ सम भी होती है। अब भाई एक और रह गया। कई बच्चे पूछते हैं कि एक क्या है भाई, एक भाज्य है या अभाज्य है? प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है भाई? एक के बारे में प्रश्न उठता है कि नहीं उठता? ए क्या है, ए क्या है, सम है या सॉरी भाज्य है या अभाज्य है? अब देखो एक में स्वयं का भाग जाता है, स्वयं, स्वयं। एक में किसका भाग जाता है, स्वयं का भाग जाता है, ठीक है भाई। एक में एक का भी भाग जाता है, एक में क्या होता है, एक का भी भाग जाता है। एक में स्वयं का भाग जाता है और एक में एक का भाग जाता है। लेकिन यहां पर गौर कीजिए, यहां जो एक है वही एक यहां है, जबकि अगर हम 5 की बात करें तो 5 में स्वयं का जाता है और 5 में एक का जाता है। तो यहां पर तो दोनों संख्याएं क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। लेकिन यहां पर देखिए, स्वयं और एक, स्वयं और एक, स्वयं और एक अलग अलग संख्या नहीं है, अलग अलग संख्या नहीं है। तो एक को न तो हम भाज्य बोलेंगे और न ही क्या बोलेंगे, अभाज्य। एक न तो भाज्य की श्रेणी में आती है और एक न ही भाज्य में और न ही अभाज्य की श्रेणी में आती है। तो आप लोग ध्यान में रखना। अब देखो एक चीज हो रहेगी अपनी, जीरो। क्या रहेगी भाई, जीरो। अब कई बार पूछ ले बच्चा कि भाई जीरो क्या है, प्रश्न बनता है कि नहीं बनता? जीरो क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है? जीरो क्या है, परिमेय या अपरिमेय? तो यो ज्ञात करना पहले कुछ जानकारी पाना और होनी चाहिए। वो ये है कि अगर जीरो में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, और संख्या में जीरो का भाग देते हैं तो क्या आता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो, जीरो में किसी भी संख्या का भाग दे दो, क्या आना है, जीरो आना है। जीरो में किसी भी संख्या का भाग दे दो, क्या आना है भाई, जीरो आना है। और संख्या में जीरो का भाग, और नीचे आते ही गड़बड़ हो जाएगी। फिर क्या आएगा, ये आएगा, लेटा हुआ 8, पड़ा हुआ 8, सोया हुआ 8 ही आएगा, यानी कि अनंत आएगा। क्या आएगा भाई, अनंत। और अनंत यानी अपरिभाषित। अनंत बोले तो अपरिभाषित, यानी कि इसकी हम परिभाषा नहीं दे सकते। तो देखो, जीरो में किसी संख्या का भाग दिया तो क्या आया, जीरो आया। और परिमेय संख्या की परिभाषा क्या थी, जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और जिसका हर जीरो नहीं हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहा जाता है। अब देखो, जीरो को मैं ऐसे लिख दूं 0/5, बोलो 0/5। जीरो को ऐसे लिख दूं 0/6, जीरो को ऐसे लिख दूं 0/-2, है ना। और आना क्या है, जीरो। आना क्या है, जीरो। आना क्या है, जीरो। अब देखो, ऊपर वाली तो जीरो है इसमें, लेकिन नीचे वाली जीरो नहीं है, नीचे वाली जीरो नहीं है, नीचे वाली जीरो नहीं है। नीचे वाली जीरो नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाली जीरो हो सकती है। तो जीरो को हम
P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ऊपर जीरो हो सकता है, नीचे जीरो नहीं होगा। तो याद रखना आपको कि जीरो जो होती है वो हमेशा कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है, क्योंकि जीरो को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो के अंदर परिमेय संख्याओं को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं, परिमेय संख्याओं पर किस प्रकार की संक्रियाएं होती है, उनको जानेंगे। तो आप, ये मेरा पहला वीडियो था, आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इस संस्थान से जुड़ने के लिए आप संस्थान के अंदर संपर्क करें। संस्थान के जो कॉन्टैक्ट नंबर है 95-290-14-500 और 96-726 और 75-100 पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।